अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जियोग्राफर थिंकिंग। आज का टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग, इट्स काउजेज, इफेक्ट्स एंड इट्स प्रिवेंशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ग्लोबल वार्मिंग के इंट्रोडक्शन की तरफ जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक बात जो है वो क्लियर करना चाहती हूँ, जो कि बहुत ही जरूरी है ग्लोबल वार्मिंग के डेफिनेशन को समझने के लिए। सबसे पहले कि हमारा जो माहौल है वो गर्म किस वजह से होता है। ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो हमारे माहौल में शामिल होती हैं और वो ग्रीन हाउस इफेक्ट का बाइस बनती हैं। ग्रीन हाउस गैसेज में शामिल है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जिसमें N2O आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन। तो ये वो गैसेस हैं जो कि फोसिल फ्यूल के बर्निंग की वजह से हमारे माहौल में शामिल हो जाती हैं। ये गैसेस क्या करती हैं, सन रेज जो कि हमारे जमीन की तरफ शॉर्ट वेवलेंथ में इंटर होती हैं रेज, उनको रिफ्लेक्ट बैक जो है वो होने से रोकती हैं। मींस कि जब शॉर्ट वेवलेंथ जो है हमारे माहौल में शामिल होती हैं तो लॉन्ग वेवलेंथ की फॉर्म में रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद हमारी स्पेस में शामिल हो जाती हैं। लेकिन ये ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो इन रेज को ट्रैप कर लेती हैं, इनको ऑब्जॉर्ब कर लेती हैं और जिसकी वजह से हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। इस एवरेज इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग जो है वो किसी एक कंट्री, किसी रीजन का प्रॉब्लम नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड फिनोमिना है ग्लोबली, इसीलिए इसका नेम ग्लोबल है। जैसे ही ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा हो जाती है तो क्लाइमेट चेंज है, ये आपने टर्म बहुत ही ज्यादा सुनी होगी, तो क्लाइमेट चेंज का बाइस बनती है। क्लाइमेट चेंज की वजह से ये होता है कि जो ओवरऑल हमारी ज़मीन का जो क्लाइमेट है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। एवरेज जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा, ह्यूमिडिटी जो है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं और प्रेशर में, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, इस तरह के जो ओवरऑल जो क्लाइमेट के इंडिकेटर हैं उनमें चेंज आना शुरू हो जाता है। ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से एक और प्रॉब्लम हमें बहुत ही ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है, वो है ओजोन डिप्लेशन। ओजोन जो है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में एक लेयर है जो कि हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, और ये जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है ये ओजोन डिप्लीशन होने की वजह से ये हमारी ज़मीन पे इंटर हो जाती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। ग्लोबल वार्मिंग को हम डिफाइन इस तरह कर सकते हैं कि इट इज़ अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर जनरली ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड कॉज्ड बाय इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड अदर पोल्यूटेंट। तो ओवरऑल इसका मतलब यही है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हमारे अर्थ के टेम्परेचर में ग्रेजुअली जो है वो इंक्रीज होने का नाम है। और ये किस वजह से है ये आपने याद रखना है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से होती है, ठीक है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट में ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और उसके अलावा मीथेन है और कार्बन मोनोऑक्साइड है। इस तरह की ये जो गैसेस के नेम है ये आपने याद रखने हैं। यहाँ पे 1915 में जो साइंटिस्ट को ये एविडेंस मिले कि हमारी जो अर्थ है उसका जो टेम्परेचर है वो ग्रेजुअली जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया है। मीन्स के नॉर्मल तो 1 सेंचुरी के बाद जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होना ही होता है, लेकिन 1915 में साइंटिस्ट ने ये नोट किया कि जो 1 सेंचुरी के बाद टेम्परेचर जो इंक्रीज हो रहा था उससे ज़्यादा जो है वो टेम्परेचर वो ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है और हमारी जो अर्थ है वो ज़्यादा वार्म होना शुरू हो गई है। इसका इन्होंने यही नतीजा निकाला कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जो फोसिल फ्यूल बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये इसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो फेस करना पड़ रही है। तो 1990 का जो साल था ये पूरी सेंचुरी का 20th सेंचुरी का हॉटेस्ट ईयर जो है वो माना गया और उसके बाद 1992 सेकंड हॉटेस्ट ईयर ऑफ 20th सेंचुरी, 21 सेंचुरी में 2015 इसको बहुत ही हॉटेस्ट ईयर माना गया है। और उसके अलावा अगर आप लास्ट ईयर को कंपेयर करें 2022 को, तो इसमें जो समर है वो फेब से ही स्टार्ट हो गया था और फेब से समर स्टार्ट होने की वजह से ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा हमें नेचुरल जो डिज़ास्टर है वो फेस करना पड़े। जैसे पाकिस्तान में फ्लड्स 1/3 कंट्री जो है उसमें फ्लड देखा गया और उसके अलावा फॉरेस्ट फायर पेरू में, ड्राउट कंडीशन इन कनाडा एंड वेस्टर्न एरिया ऑफ अमेरिका
अमेरिका। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से देखी गई, जो कि क्लाइमेट चेंज का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट है काउजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो काउजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग में सबसे पहले है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। अब आपको अब तक इतना आइडिया हो गया होगा कि ग्लोबल वार्मिंग का जो मेजर काउज है वो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल ही हो सकते हैं। आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल जो है वो सबसे ज्यादा हुआ। स्पेशली जो डेवलप कंट्रीज हैं उन्होंने इंडस्ट्रीज को बहुत ही ज्यादा बूस्टअप किया अपनी कंट्रीज को डेवलप करने के लिए। तो फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल ज्यादा हुआ, जिसकी वजह से जो खतरनाक जो गैसेस थी वो हमारे माहौल में शामिल होना शुरू हो गई। हमारी जो अर्थ है उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। और ये जो फॉसिल फ्यूल है कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? ये ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में। सेकंड काउज है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन में आपको ये बता दूं कि जो फॉरेस्ट है ये एक कार्बन सिंकिंग का काम करते हैं। जहाँ पे बहुत ही ज्यादा फॉरेस्ट होगा वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो क्लीन होगा। अब आपको ये तो पता है कि फॉरेस्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस जो हमारे माहौल में होती है वो 25% जो है वो फॉरेस्ट जो है उसे यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। और जब इन दरख्तों को मींस फॉरेस्ट को हम कटिंग कर देंगे या इनको डिफॉरेस्ट कर देंगे तो उसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहीं और नहीं जाएगी, तो वो हमारे माहौल में ही रहेगी। माहौल में रहने की वजह से क्या होगा कि वो ग्लोबल वार्मिंग का बाइस बनेंगे। थर्ड जो मेजर काउज है वो पॉपुलेशन ग्रोथ है। ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा जो है वो फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल होगा। तो ज्यादा फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल की वजह से ये होगा कि ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो हमारे माहौल में शामिल होंगी। तो इस तरह ग्लोबल वार्मिंग और पॉपुलेशन ग्रोथ का बहुत ही ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप माना जाता है। 80% जो एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंसानों के इस्तेमाल की वजह से, फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल की वजह से हमारे माहौल में शामिल हुई है इन द फॉर्म ऑफ कोल, गैस एंड ऑयल। तो इस यहाँ भी आप साइड जो पिक है वहाँ देख सकते हैं कि वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो ईयर बाय ईयर अगर इंक्रीज हुई है तो इस हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी ईयर बाय ईयर बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हुई है। तो इस तरह बहुत ही ज्यादा इनका क्लोज रिलेशनशिप माना जाता है। 4 काउजेज है इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। अब बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज प्रोसेसेस है जैसे कि सीमेंट प्रोडक्शन, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा लार्ज अमाउंट में ग्रीन हाउस गैसेस को हमारे माहौल में शामिल करती हैं। मींस बहुत ही ज्यादा गैसेस को रिलीज करती हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल जो एरिया है वो बहुत ही ज्यादा पोल्यूटेड माना जाता है और ये ग्रीन हाउस गैसेस की जो अक्यूमुलेशन है उसका बाइस होता है। ज्यादा इंडस्ट्रियल प्रोसेस मतलब कि ज्यादा ग्रीन हाउसेस गैसेस का हमारे माहौल में शामिल होना। 5th काउज है एग्रीकल्चर। आपको पता है कि लाइवस्टॉक फार्मिंग और स्पेशली जो कैटल है वो बहुत ही ज्यादा लार्ज अमाउंट में मीथेन गैस जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। और मीथेन गैस जो है ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा हीट को ट्रैप करती है। फर्टिलाइजर जो हम एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करते हैं वो फर्टिलाइजर जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो गैस रिलीज करते हैं जो कि अनदर पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है। 6 काउज है लैंड यूज चेंजेस। और आपको पता है ज्यादा पॉपुलेशन होने का मतलब है कि ज्यादा जो लैंड है वो रहने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह जैसे ही लैंड यूज में चेंजेस आते हैं, जैसे अर्बनाइजेशन है, डिजर्टिफिकेशन है, ये भी ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करता है। ये जो बैलेंस है ये उसको डिस्टर्ब करना शुरू हो जाता है। डिस्टर्ब होने की वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो हमारे माहौल में शामिल हो जाती हैं। अब नेक्स्ट हम टॉपिक की तरफ जाते हैं, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। सबसे पहला जो इफेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग का वो राइजिंग टेम्परेचर है। तो एवरेज जो टेम्परेचर है हमारी अर्थ का वो ऑलरेडी 1 डिग्री जो है वो इंक्रीज हो चुका है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्रियल लेवल। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में के वक्त जितना टेम्परेचर था उससे 1 डिग्री ज्यादा जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है। तो ये माना जाता है कि अब और जो टेम्परेचर है 1.5% और इंक्रीज होगा। तो उस वजह से बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंट और स्वेयर जो हीट वेव्स है, वाइल्ड फायर्स यानी कि फॉरेस्ट फायर जो है वो इंक्रीज हो रही है और पोलर आइस कैप्स जो हैं वो मेल्ट हो रही हैं। और आप रिसेंटली आपने न्यूज़ में देखा होगा कि नॉर्थ पार्ट की तरफ जो आइस कैप्स जो हैं वो ज़्यादा मेल्ट होना स्टार्ट हो गए हैं और बहुत ही ज़्यादा एरिया के हिसाब से जो आइस कैप्स जो हैं वो मेल्ट हो रही हैं।
सेकेंड इफेक्ट्स है राइजिंग सी लेवल। आइस कैप्स के मेल्ट होने की वजह से वो जो फ्रेश ग्लेशियर का और आइस कैप्स का जो पानी है वो हमारे समंदर में यानी कि ओशन में शामिल हो रहा है, और वो शामिल होने की वजह से क्या है, वाटर है वो वार्म हो रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, और जो सी लेवल है वो राइज कर रहा है। इस वजह से जो फ्लडिंग है और इरोजन है और उसके अलावा जो लो लाइंग कोस्टल एरिया है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ये खतरनाक हो रहा है। और फ्लडिंग जो है ये तो एक मेजर काउज बन चुका है, बहुत से कंट्रीज जो हैं वो इसको फेस कर रहे हैं। थर्ड जो इफेक्ट है वो एक्सट्रीम वेदर इवेंट है। आपने देखा होगा कि आए रोज आप न्यूज में सुनते रहते हैं कि मुल्क में सैलाब आ गया है, साइक्लोन आ गया है, टाइफून आ गया है, उसके अलावा ड्राउट, फॉरेस्ट फायर, इस तरह की आप न्यूज़ सुनते रहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का ही एक इफ़ेक्ट है। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है ये एक मेजर काउज है स्फीयर वेदर इवेंट में, जैसे कि हरिकेन्स है, फ्लड्स हैं, ड्राउट है, वाइल्ड फायर्स है, और ये जो इवेंट है बहुत ही ज़्यादा डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट कर रहे हैं हमारी कम्युनिटी के ऊपर और स्पेशली हमारे इकोसिस्टम के ऊपर। फोर्थ इफेक्ट है इम्पैक्ट्स ऑन इकोसिस्टम। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारा जो ओवरऑल जो इकोसिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स का बिहेवियर और उनकी लॉस ऑफ हैबिटेट ड्यू टू सी लेवल राइज और दूसरे जो फैक्टर्स हैं, और इस वजह से जो बायोडाइवर्सिटी है वो डिक्लाइन कर रही है क्योंकि इकोसिस्टम जो है वो ख़त्म हो रहा है। आप खुद देखें कि जब फॉरेस्ट को कटिंग किया जाएगा तो उस वजह से जो एनिमल्स हैं उनका इकोसिस्टम या हैबिटेट है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये एक चेन है, ये पूरी एक चेन को डिस्टर्ब करते हैं। एक एनिमल को डिस्टर्ब अगर हम करेंगे तो उसके पीछे हम कई एनिमल्स जो हैं उसके साथ लिंक होंगे, उस पूरी फूड चेन को वो हम डिस्टर्ब करेंगे। उसके अलावा जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। फिफ्थ नंबर पे जो इफेक्ट है वो इम्पैक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, और जैसे कि हीट रिलेटेड जो इंसिडेंट्स हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे कि इलनेस है, ग्रेट एक्सपोजर टू एयर पोल्यूशन ड्यू टू इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइल्ड फायर्स, और एयर पोल्यूशन इंक्रीज होगा, लैंड पोल्यूशन, उसके अलावा वाटर पोल्यूशन। तो ये सारे जो डायरेक्टली जो इम्पैक्ट है वो हम ह्यूमन के ऊपर ही डालते हैं और हमारी ह्यूमन की हेल्थ के ऊपर ये इम्पैक्ट डालते हैं। कुछ अदर काजेस भी हैं ग्लोबल वार्मिंग के, जिस तरह के डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर है। मैंने आपको स्टार्ट पे ही बताया था कि क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारी जो ओजोन है लेयर वो स्प्लिट हो रही है, और उसके अलावा जो एक फूड चेन है एनिमल्स की और इकोसिस्टम की वो इफेक्ट हो रही है। उसके अलावा हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है उसको भी इम्पैक्ट कर रही हैं। उसके अलावा जो मैंग्रोव्स हैं वो भी इम्पैक्ट हो रही हैं ड्यू टू राइज ऑफ सी लेवल, और उसके अलावा कोरल ब्लीचिंग है या कोरल रीफ के ऊपर। कोरल रीफ का मैं एक ये बता दूं कि साइंटिस्ट ने रिसेंटली ये कहा है कि बाय द एंड ऑफ 21st सेंचुरी कोरल रीफ जो है या कोरल जो पॉपुलेशन है वो कोलैप्स कर जाएगी, क्योंकि डे बाय डे, ईयर बाय ईयर जो सी टेम्परेचर है वो राइज कर रहा है और एसिडिफिकेशन जो है वो भी इंक्रीज कर रही है, जिसकी वजह से जो कोरल रीफ जो है उसकी पॉपुलेशन जो है वो कोलैप्स कर जाएगी एट द एंड ऑफ 21st सेंचुरी। और उसके अलावा इन तमाम चीज़ों की वजह से जो किसी भी कंट्री की इकॉनमी है वो इम्पैक्ट कर रही है। अगर आप देखें ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एग्रीकल्चर इम्पैक्ट करती है, तो एग्रीकल्चर की वजह से इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट होती है, और किसी मुल्क में अगर ये शोबे इम्पैक्ट करेंगे तो उस मुल्क की इकॉनमी जो है वो इम्पैक्ट करेगी। उसके अलावा फ्लड्स, फॉरेस्ट फायर, इस तरह की बहुत सारी इंसिडेंट अगर किसी कंट्री में आएंगे तो उस वजह से किसी भी कंट्री की जो इकॉनमी है वो इम्पैक्ट करेगी। अब है ग्लोबल वार्मिंग की प्रिवेंशन क्या है, ऐसी कौन सी हम एहतियाती तदबीर कर सकते हैं, ऐसी कौन सी हम रोकथाम ऐसी या ऐसे मैयर हम कौन से अडॉप्ट करें जिसकी वजह से हम ग्लोबल वार्मिंग को जो है वो कम कर सकें। फर्स्ट नंबर पे है पोल्यूशन मस्ट बी चेक। जो भी पोल्यूशन हमारे माहौल में शामिल हो रही हैं उसे चेक किया जाना चाहिए, ताकि उस पोल्यूशन को मॉनिटर करने की वजह से हमें पता चलेगा कि कितने लेवल तक जो है वो ग्रीन हाउस जो गैसेज हैं वो हमारे माहौल में शामिल हो रही हैं। और उसके अलावा ग्रीन हाउस गैसेज को भी मॉनिटर करना चाहिए ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि कौन सी ऐसी काउजेज हैं जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो हमारे माहौल में शामिल हो रही हैं। इन दोनों चीज़ों को, पोल्यूशन और ग्रीन हाउस को मॉनिटर करने से ही हम आइडिया लगा सकते हैं कि ऐसे कौन से मेजर जो हैं वो हमें लेने चाहिए इन चीज़ों को कम करने के लिए। उसके अलावा अफॉरेस्टेशन एंड रीफॉरेस्टेशन,
ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का एक बेहतरीन और सबसे कारगर जो तरीका है वो यही माना जाता है कि आप दरख्त लगाएं। जितने आप दरख्त लगाएंगे उतना ही ये माहौल के लिए अच्छा होगा, क्योंकि दरख्त जो है वो कार्बन को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, कार्बन सिंकिंग का काम करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और किसी भी माहौल में ये एक कूलिंग इफेक्ट का भी बाइस बनते हैं। ये एक सबसे बेहतरीन मैयर जो है समझा जाता है ग्लोबल वार्मिंग का। 4 नंबर पे है रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, और एनर्जी जो है वो हमें वेस्ट नहीं करनी चाहिए, और घरों पे भी हमें बिला वजह लाइट्स वगैरह जो है वो नहीं चलानी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं कोल या ऑयल वगैरह से प्रोड्यूस होती है। फोसिल फ्यूल की और कोयले और ऑयल से हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने से बेहतर है हम ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें जो कि रीन्यूएबल हो, यानी कि विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और सोलर एनर्जी जो है इनको इस्तेमाल में लाना चाहिए, इनको ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। 5th नंबर पे है एजुकेट चिल्ड्रन। हमें बच्चों को एजुकेट करना चाहिए ताकि वो एफिशिएंट कंज्यूमर बन सकें और एज अ रिस्पॉन्सिबल यूज़र बन के एनर्जी का इस्तेमाल कर सकें और इसके रिसोर्सेज का। और ग्लोबल वार्मिंग के जो इम्पैक्ट हैं या इफ़ेक्ट्स हैं उनके बारे में बच्चों को एजुकेट करना चाहिए। मीडिया जो है वो एक बहुत ही पॉजिटिव जो है वो रोल अदा कर सकता है लोगों को एजुकेट करने के लिए। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो एक ग्लोबल फिनोमिना है और ये एक ही दिन में या एक ही रात में ख़त्म नहीं होगा, और इसके लिए हमें मिलकर काम करना होगा और इसके काउजेज और इसके प्रिवेंशन जो है उसके ऊपर भी काम करना होगा, ताकि एक दिन हम ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकें और ग्रीन हाउसेज गैसेज जो हैं वो कम कर सकें, उसके लेवल को हम कम कर सकें। जब तमाम लोग मिलकर काम करेंगे ये तब ही होगा। तो उसके लिए आपको एक रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड अपनाना होगा, और जो प्रिवेंशन है इज़ बेटर देन क्योर, और टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस। तो आपने ये बात याद रखनी है। आपने रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल के प्रोसेस को आपने याद रखना है। पहली बात तो ये है कि एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल जो है वो कम करें, और अगर आपके पास ऑलरेडी कोई चीज़ है तो उसको रीयूज़ करें, वो चीज़ें लें जो कि रिसाइकल हो जाएं, और ये आपको पता है ये हमारे माहौल के लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो उसके अलावा ये है कि हमें ग्लोबल जो प्लानिंग है जो है उसे हमें फॉलो करना चाहिए। तो तमाम जो नेशन है और स्टेट हैं उनको आपस में कोऑपरेट करना चाहिए, एक प्लान जो है वो ड्रॉ करना चाहिए ताकि हम इस सिचुएशन से बाहर निकल सकें। उसके लिए वर्ल्ड का जो प्राइमरी इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो है क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जो इंट्रोड्यूस करवाया गया था उस पर हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो ऑलरेडी जो ग्लोबल कम्युनिटी ने बहुत से स्टेप लिए हुए हैं ग्लोबल वार्मिंग को ख़त्म करने के लिए, उसमें IPCC है, अर्थ समिट है, और उसके अलावा REDD+ है। 9 नंबर पे है हमें इको फ्रेंडली जो टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, और हम इस तरह की व्हीकल्स जो हैं वो इस्तेमाल करें जिसमें हार्मफुल जो गैसेस हैं वो कम से कम निकलें। तो इसके लिए हमें पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन की ज़रूरत है जिसकी वजह से ज़्यादा लोग जो हैं वो एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर जो है वो रख सकें। 10 नंबर पे है कि हर गवर्नमेंट को, हर कंट्री को इस तरह के लॉज जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाने चाहिए जिससे वो एटलीस्ट अपनी कंट्री में रिफॉरेस्टेशन को, प्लांटिंग को प्रमोट कर सकें, और उन फैक्ट्रीज को बंद कर दें, उनके ऊपर जुर्माना, हैवी जो टैक्सेस हैं उनके ऊपर लगाएं जो कि ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं उनकी फैक्ट्रीज में से निकलता है, या फिर पोल्यूटेड जो वाटर है वो बाहर निकालते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप सजेस्ट कीजिएगा वो टॉपिक। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आपको सही लगी है। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।